दिनेश जी अपनी पत्नी के साथ अकेले हॉस्पिटल के कमरे में बैठे-बैठे सोच रहे थे कि बीवी के ऑपरेशन के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से करूं। हर तरफ दिमाग लगाकर हार चुके और बाद में बस वही घर बचा जिसमें वह रह रहे थे। आंखों से आंसू पोंछते हुए दिनेश जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। वह 2 दिन से बेहोश थी, आगे पीछे कोई नहीं, एक बेटी थी, वह भी अपनी पसंद के लड़के के साथ भागकर शादी कर ली। तब से माँ बाप की तरफ देखा नहीं। दिनेश जी सोच ही रहे थे कि नर्स ने आकर बताया कि बड़ी डॉक्टर आ रही हैं, जल्द ही आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। आप पैसा जमा करवा दीजिए। दिनेश जी ने थोड़ा समय मांगा और मोबाइल निकालकर बटन दबाने लगे लोगों से मदद मांगने के लिए, पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। तो कोई बाद में बात करता हूँ बोलकर चला जाता है। दिनेश जी कमरे से बाहर आकर गहरी सांस लेते हुए वर्ड वॉइस से बोले, आप जरा मेरी पत्नी को देखना, मैं आता हूँ। एक दुकान पर ब्याज का पैसा मांगने गए, लेकिन दुकान वाला उनकी हालत देखकर उनको सुनाने लगा, पैसे वापस कहाँ से करोगे? कोई नॉमिनी लाओ तभी मैं पैसे दे पाऊँगा। बगल में खड़ी कार से एक महिला जो कि दिनेश जी को देख रही थी, तेजी से उनको आवाज़ लगाती हैं, लेकिन दिनेश जी बिना कुछ सुने तेजी से हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं और वहाँ पर रोते हुए विनती करते हैं कि मैं पूरा पैसा जमा कर दूँगा, बस इलाज में कमी न हो। लेकिन एक डॉक्टर उनको हड़काते हुए धक्का देता है। तभी सामने से बड़ी डॉक्टर आती गिरते हुए दिनेश जी को पकड़ती है और सभी स्टाफ को डांट लगाती है और अपनी केबिन में जाती है और कुर्सी में बैठे-बैठे सोचती है, दिनेश सर, हाँ, आज मैं जो हूँ उनकी वजह से। सुधा ने जैसे-तैसे अपने गाँव से अपना हाई स्कूल पास किया था और अब आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में पढ़ने के मन से अपने घर में अपनी पढ़ाई की बात पापा को बताई थी। पापा ने थोड़ी नानुकुर के साथ हामी भरी और किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपनी बिटिया को शहर पढ़ने के लिए भेजा था। शहर में सुधा का दाखिला भी एक अच्छे कॉलेज में हो गया। सुधा चाहती थी बड़ी डॉक्टर बनना जो लोगों का इलाज कर सके। शहर आकर 1-2 दिन ही हॉस्टल से कॉलेज गई थी, लेकिन उसे बड़ा अच्छा लगा था। अपने गाँव की थोड़ी याद तो आती थी, पापा की याद आती थी, लेकिन फिर भी उसे कॉलेज में अपनापन लगने लगा था। 1-2 सहेलियाँ भी उनकी बन गई थी और जो उसके क्लास टीचर थे वो सुधा को बहुत अच्छे लगे क्योंकि उनका बहुत सरल स्वभाव था और इस वजह से वह अपनी हर बात सर को धीरे से बता पाती थी। 1-2 पीडीएस लगने के बाद जब कभी भी सर फ्री होते तो कॉलेज की फील्ड में जाकर बैठ जाते और सुधा अपने जो भी डाउट होते वही क्लियर कर लेती और सर को बोलती, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी सर। वो सुधा को बेटी की तरह मानते थे। सुधा को पैसे से भी मदद कर देते, लेकिन ये बात किसी को अच्छी नहीं लगती थी। गाँव से उसके पापा जो पैसे भेजते वो कम पड़ जाता तो सर दे देते और बोलते, सुधा जब तुम कमाने लगोगी पूरा पैसा वसूल लूँगा। 2 साल बीत गया। सुधा का परफ़ॉर्मेंस भी अच्छा रहा। एक दिन सर के घर में पूजा थी। कुछ स्टाफ के अलावा सुधा को भी आमंत्रण दिया गया। सुधा भी गई। सभी स्टाफ के जाने के बाद सर ने कहा, सुधा, रात हो गई है, अकेले कहाँ जाओगी? थोड़ी देर रुको, सब सामान व्यवस्थित करके मैं चलता हूँ, छोड़ देता हूँ। सर ने कहा, खाना खा लो। सुधा ने खाना खाया और सर ने भी खाना खाने के बाद सुधा को कुछ गिफ्ट देकर हॉस्टल में छोड़ा। 2 दिन बाद सुबह जब सुधा कॉलेज गई तो उसके पापा कॉलेज आ चुके थे। किसी ने पापा से शिकायत कर दी थी कि सुधा रात को सर के साथ उसके घर पे थी। सुधा की बात पर नाराज़ होकर पापा उसको गाँव ले जाना चाहते थे। ये बात सर को पता चली। उन्होंने सुधा के पापा से बात की, हाथ जोड़कर बोले, सुधा आपकी बेटी है, आप उसका भला-बुरा ज़्यादा जानते हैं। उस पर उसकी पढ़ाई मत बंद करिए क्योंकि मैं ज़िम्मेदार हूँ। इसलिए तो बिल्कुल नहीं, मैं सुधा को अपनी बेटी जैसा मानता हूँ। मेरी भी बेटी है बिल्कुल सुधा के जैसी, वो विदेश में पढ़ती है। जब सुधा को देखता हूँ तो मेरी बेटी की याद आती। शायद इसलिए मैं सुधा की मदद भी करता हूँ कि उसको पढ़ाई में दिक्कत न हो और उसका भविष्य बन जाए। एक लड़की जब आगे बढ़ती है तो 2 परिवार का विकास करती है। आपको पसंद नहीं मेरा सुधा से मिलना-बोलना, मैं सब बंद कर दूँगा, पर उसकी पढ़ाई ना बंद करिए। मैं जो भी थोड़े बहुत पैसे देता था वो आपको भेज दिया करूँगा, आप उसको दे दीजिएगा। लड़की की पढ़ाई ना रुके। मैं आपके ऊपर ये एहसान नहीं कर रहा हूँ, बस ये समझ के दूँगा कि मंदिर में कुछ प्रसाद दान कर रहा हूँ। सर के बहुत समझाने के बाद पापा ने कॉलेज पूरा करने दिया। पढ़ाई पूरी होते ही आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाने के बाद गाँव और पापा तो साथ रहे, लेकिन सर का साथ छूट गया। पर आज इतने साल बाद सर
बाहर लड़ क्यों रहे थे? वो तो बहुत शांत और सरल थे। तभी केबिन में नर्स आकर बोलती है, मैडम वो ऑपरेशन कैंसिल करते हैं, बुड्ढा पैसे नहीं जमा किया है, ऊपर से स्टाफ से झगड़ा कर रहा है वो अलग। तो आपको इस शहर में कहीं घूमना हो तो आप जा सकती हैं। लेकिन जो केस स्टडी किया है बहुत सीरियस है, उनकी जान को खतरा है। नर्स कौंध कर बोली, मैडम खतरा के बारे में उनको सोचना चाहिए, पैसा भी नहीं जमा किया, ऊपर से आपने भी देखा ना कैसे झगड़ा कर रहा था स्टाफ से। सुधा को पूरे मामले को समझने में देर लगी। नर्स से बोली, जल्दी से मुझे मरीज के कमरे में ले चलो। सुधा जैसे ही कमरे के गेट पर पहुंची तो देखा सर पत्नी के हाथ को पकड़ के रो रहे थे और माफी मांग रहे थे। पैसे के अभाव में मैं तुम्हारा इलाज नहीं करवा पाया। आज घर बेच रहा हूँ लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं है। आज जब अपनी बेटी नहीं है हमारे साथ, जिसके लिए तुम जेवर तक बेचकर उसको पैसा भेजती थी। सुधा आंखों में आंसू भर के सर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मैडम का इलाज होगा सर। सर ने देखा, दिमाग पर जोर डाला। सर में सुधा याद आया, कॉलेज में आप पोस्टर थे। अरे हाँ, तुम इतनी बड़ी हो गई। खुश रहो, जीती रहो। सारा स्टाफ कमरे में आ चुका था। सबकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। इतनी बड़ी डॉक्टर रो रही थी। सर आपकी सुधा अब डॉक्टर सुधा हो गई है। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से। सर स्टाफ को डांटा, तुरंत ऑपरेशन की तैयारी करो। तेजी से सुधा सीजर करने के लिए जाती है। पूरे हॉस्पिटल में काम ने स्पीड पकड़ ली थी। 1 घंटे बाद सुधा सर के पास आकर बोली, मैडम एकदम ठीक है सर। दिनेश जी ने सुधा को खुशी से गले लगाकर बोले, मैं जल्दी ही सारा पैसा चुका दूंगा, तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। सुधा ने कहा, आज मैं जो हूँ आपकी वजह से। पैसे की बात करके मुझे पराया मत करिए, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ ना, तो बेटी ही रहने दीजिए। सुधा ने स्टाफ से बोलकर दिनेश जी की पूरी व्यवस्था करवाई और एक मोबाइल फ़ोन लेकर सर को दिया। सर ये मेरी तरफ से, इसमें मेरा नंबर है, मैं जल्दी ही आपके घर आती हूँ। आज मुझे जल्दी जाना है और यहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। ये मेरा नहीं, आपका हॉस्पिटल है। दोस्तों, हमारा किया हुआ हमारे पास लौटकर ज़रूर आता है। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब